ये वीडियो सच्ची घटना पर आधारित है जिसमें मौत, रहस्य और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े विषयों का उल्लेख है। इसे केवल उन्हीं दर्शकों के लिए बनाया गया है जो इस प्रकार की सामग्री देखने के इच्छुक है। कृपया विवेक से देखें। हाय, मैं हूं आपका दोस्त। और मल भी खाया। उसे खुद को तकलीफ देने में भी बड़ा मजा आता था, जिससे वो खुद के शरीर में नोकीली कीलें चुभाता और दूसरों से खुद को पिटवाता और दूसरों को भी दर्द देता। अब आप समझ ही गए होंगे कि आगे का सफर कितना भयावह होने वाला है। तो चलिए जानते हैं अल्बर्ट फिश के बारे में। इसका असली नाम हैमिल्टन हावर्ड था, पर उसको ग्रेमैन, वेयरवुल्फ ऑफ वेस्टेरिया, ब्रुकलिन वैम्पायर, मून मेनिया और बूगीमैन के नाम से भी जाना जाता था। फिश का जन्म 19 मई 1870 को वाशिंगटन डीसी में रैंडल और एनल फिश के घर हुआ था। उनके परिवार में मानसिक बीमारियों का लंबा इतिहास रहा है। उनके चाचा को उन्माद का पता चला था। उनके भाई को एक राज्य मानसिक संस्थान में भेजा गया था और उनकी बहन को मानसिक बीमारी थी। उनकी माँ को दृश्यमति भ्रम था, जिससे कि उसे वो सब दिखता था जो औरों को नहीं दिख सकता था और वास्तव में नहीं हुआ होता है। 3 अन्य रिश्तेदारों को मानसिक बीमारी का पता चला था। उसके माता पिता ने उसे छोटी उम्र में ही छोड़ दिया था और उसे एक अनाथालय में भेज दिया गया, जो क्रूरता का स्थान था, जहां उसे नियमित रूप से पीटा जाता था और क्रूरता के क्रूर कृत्य का सामना करना पड़ता था। Your wound is incurable. Your injury beyond healing. कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। दोस्तों, मुझे ये वीडियो बनाने में कितनी मेहनत लगती है वो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। हर एक वीडियो में कहानी का रिसर्च लिखने का काम, एडिटिंग और वॉइस ओवर करने में बहुत वक्त और एनर्जी लगती है। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो आपका एक सब्सक्राइब और लाइक हमारे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन होगी। आपके सपोर्ट और हमें और भी वीडियो बनाने में मदद करेगा, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसा कहा जाता है कि उसने इतना दर्द सहा कि अब उसे दर्द में अलग तरह का मजा आता था। एक उत्तेजना थी जिसे वह दूर व्यवहार का और पिटवाने का बेसब्री से इंतजार करने लगा, क्योंकि इससे उसे खुशी मिलती थी। जब अनाथालय के बारे में पूछा गया फिश से, तो फिश ने कहा, मैं लगभग 9 साल की उम्र तक वहां रहा था और यहीं से मेरी शुरुआत गलत हुई। हमें बेरहमी से पीटा जाता था। वहां बड़े लड़कों उनसे छोटे लड़कों को मारते पीटते और उनके साथ कई ऐसे काम करते जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। 1880 में उसके पिता हार्ट अटैक से मर गए। तब उसकी माँ एलन फिश, जो अब विधवा हो चुकी थी, उसे सरकारी नौकरी मिल गई और जल्द ही फिश को अनाथालय से निकाल दिया। उसे बहुत कम औपचारिक शिक्षा मिली थी और वह अपने दिमाग से ज्यादा अपने हाथों से काम करना सीख रहा था। फिश के अपनी माँ के पास वापस आने के कुछ समय बाद ही उसने एक और लड़के के साथ रिलेशनशिप कर दिया, जिसने उसे पैसा पीना और मल खाने की गंदी आदत डाल दी। फिश के अनुसार 1890 में वह न्यूयॉर्क में स्थानांतरित हो गया और बच्चों के खिलाफ अपराध करना शुरू कर दिया। उसने वेश्या के रूप में काम करके पैसा कमाए और लड़कों का यौवन शोषण करना शुरू कर दिया। वह बच्चों को उनके घर से बहला फुसला कर ले जाता था और उन्हें कई तरीके से प्रताड़ित करता था। उसका पसंदीदा तरीका नुकीले कीलों से लैस चप्पू का इस्तेमाल करना था और फिर उनका बलात्कार करता था। जैसे जैसे समय बीतता गया, बच्चों के साथ उनकी यौन कल्पनाएं और अधिक भयावह और विचित्र होती गई, जो अक्सर उनकी हत्या और नरभक्षण में समाप्त होती थी। 1898 में उन्होंने शादी की और 6 बच्चों का पिता बना।
1917 तक बच्चे औसत जीवन जी रहे थे। जब फीस की पत्नी किसी दूसरे आदमी के साथ भाग गई, उस समय उन्हें याद आया कि फीस कभी कभी उन्हें अपने एक खेलों में भाग लेने के लिए कहते थे। ऐसे ही एक खेल में उन्होंने अपने बच्चों से कहा कि वह उन्हें किलो से भरे पेंडल से तब तक पीटे जब तक कि उनके पैरों से खून बहने न लगे। उन्हें अपनी त्वचा में गहरी सुई छुपाने में भी बड़ा मजा आता था। अपनी शादी खत्म होने के बाद फीस ने अखबारों के निजी कॉलम में सूचीबद्ध महिलाओं को पत्र लिखे जो शादी करना चाहती थी, जिसमें उन्होंने उन यौन क्रियाओं को विस्तृत विवरण दिया जिन्हें वहां उनके साथ साझा करना चाहते थे। विवरण इतने घिनौने और घृणित थे कि उन्हें कभी सार्वजनिक नहीं किया गया। हालांकि बाद में उन्हें अदालत में सबूत के तौर पर पेश किया गया। फीस के अनुसार किसी भी महिला ने उनके पत्रों का जवाब नहीं दिया था। फीस ने घरों की पेंटिंग का हुनर विकसित किया और अक्सर देश भर के राज्यों में काम किया। कुछ लोगों का मानना था कि उसने अफ्रीकी अमेरिकी लोगों की आबादी वाले राज्यों में इसलिए चुना, उसे लगा कि पुलिस को अफ्रीकी और अमेरिकी बच्चों के हथियारों की तलाश में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। इस प्रकार उसने अपने नरक के औजारों का उपयोग करके अपनी यातना सहने के लिए काले बच्चों का चुनाव किया, जिसमें चप्पू, मांस काटने वाला चाकू और चाकू शामिल थे। 1928 में फीस ने 18 वर्षीय एडवर्ड बर्ड के एक विज्ञापन का जवाब दिया, जिसमें एक 18 वर्षीय लड़के को अपने परिवार के गुजारा करने के लिए काम की सख्त जरूरत थी। फीस, जिन्होंने खुद को मिस्टर फ्रैंक हावर्ड के रूप में पेश किया, एडवर्ड के भविष्य पर चर्चा करने के लिए वह उनके परिवार से मिला। फीस ने परिवार को बताया कि वह लॉन्ग आइलैंड का एक किसान है जो एक मजबूत युवा कार्यकर्ता को प्रति सप्ताह $18 का भुगतान करना चाहता है। नौकरी आदर्श लग रही थी और एडवर्ड की नौकरी पाने में किस्मत से उत्साही बर्ड परिवार ने तुरंत ही सौम्य विनम्र मिस्टर हार्डवर पर भरोसा कर लिया, जो कि आल्बर्ट फीस था। फीस ने बर्ड परिवार से कहा कि वह अगले सप्ताह एडवर्ड और एडवर्ड के एक दोस्त को अपने खेत पर काम शुरू करने के लिए ले जाने के लिए वापस आएगा। फीस वादा किए गए दिन पर नहीं आया, लेकिन उसने माफी मांगते हुए एक टेलीग्राम भेजा और लड़कों से मिलने के लिए एक नई तारीख तय की। जब फीस 4 जून को आया, जैसे कि वादा किया गया था, तो वह सभी बर्ड बच्चों के लिए उपहार लेकर आया और दोपहर के भोजन पर परिवार से मिला। बर्ड्स के लिए मिस्टर हार्डवर्ड, जो कि आल्बर्ट फीस, एक आम प्यारे दादा की तरह लग रहे थे। दोपहर के भोजन के बाद फीस ने बताया कि उसे अपनी बहन के घर पर बच्चों की जन्मदिन पार्टी में जाना है और वहाँ बाद में एडी और उसके दोस्त को लेने के लिए वापस आएगा। फिर उसने सुझाव दिया कि बर्ड्स अपनी सबसे बड़ी बेटी 10 वर्षीय ग्रेस को अपनी बड़ी बेटी की बर्थडे पार्टी में ले जाने की अनुमति दे। बेखबर माता पिता ने सहमत हो गए और उसे रविवार के लिए सबसे अच्छे कपड़े पहनाए और पार्टी में जाने के लिए उत्साही ग्रेस घर से चली गई और फिर कभी जीवित नहीं देखी गई। ग्रेस के लापता होने की जांच 6 साल तक चली। उसके बाद जासूसों को इस मामले में कोई ठोस सुराग मिला। 11 नवंबर 1934 को श्रीमती बर्ड को एक गुमनाम पत्र मिला, जिसमें उनकी बेटी की हत्या और नरभक्षण के बारे में भयावह विवरण दिया गया था। लेखक ने श्रीमती बर्ड को इस बारे में विस्तार से बताया कि उनकी बेटी को वॉस्टर, न्यूयॉर्क में किस तरह खाली घर में ले जाया गया, कैसे उसके कपड़े उतारे गए, गला घोटा गया और टुकड़ों में काट कर खाया गया। श्रीमती बर्ड को सांत्वना देने के लिए लेखक ने जोर देकर कहा कि ग्रेस के साथ रेप नहीं हुआ था। उस लेटर में और भी घिनौना लिखा था जिसे मैं पढ़ नहीं सकता। पत्र जिस कागज पर लिखा गया था उसका पता लगाने पर पुलिस को अंत एक फ्लॉप हाउस मिला जहां फीस रह रहा था। फीस को गिरफ्तार कर लिया गया और उसने तुरंत ग्रेस और अन्य बच्चों की हत्या करने के बाद कबूल कर ली। फीस ने यातनाओं और हत्याओं के भयानक विवरण बताते हुए मुस्कुराते हुए जासूसों को खुद शैतान जैसा दिखाई दिया। 11 मार्च 1935 को फीस का मुकदमा शुरू हुआ और उसने पागलपन के कारण खुद को निर्दोष बताया। उसने कहा कि उसके सिर में आवाजें आती है उन बच्चों को मारने और भयानक अपराध करने के लिए। कई मनोचिकित्सक ने फीस को पागल बताया था, लेकिन जूरी ने 10 दिन की सुनवाई के बाद उसे मानसिक रूप से स्वस्थ और दोषी पाया। उसे बिजली के झटके से मौत की सजा सुनाई गई। 16 जनवरी 1936 को फीस को न्यूयॉर्क के ओसिनिंग स्थित
सिंह जेल में बिजली के झटके से मार दिया गया था। कथित तौर पर फिश ने इस प्रक्रिया को परम यौवन रोमांच के रूप में देखा था। वो उस दिन बहुत ही खुश नजर आ रहा था। वो मरने के लिए बहुत उतावला हो रहा था, खुद को अपनी चेयर को बांधने में मदद कर रहा था। हालांकि बाद में इस आकलन को अफवाह बताकर खारिज कर दिया गया था। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और ये हमें और भी बेहतर कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेट करता है। जय हिंद, धन्यवाद।